हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 2 में पॉलिटी का एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि आरपीए 1951 एक्ट के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है और अगर इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है तो क्या इसका मेथोडोलॉजी होता है। वेरी सिंपल, बट अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच इज बीन आस्क्ड इनटू द यूपीएससी। तो आप इसमें रिलेवेंस देख रहे हो, आपको ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिलेगा। आपको ये जो पोर्शन है ये एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा, आपको ये पोर्शन लक्ष्मीकांत के अंदर मिलेगा। तो मोस्टली व्हाट डू वी डू कि हम लक्ष्मीकांत को सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। वी डोंट थिंक कि लक्ष्मीकांत मेंस के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ करंट अफेयर के पीछे भागते हैं। करंट अफेयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट रिवाइजिंग लक्ष्मीकांत फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में से उठा के पूछा गया है। लेट्स जस्ट सी कि क्वेश्चन क्या है, कंटेंट क्या होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुधा पे सर्च करके इंस्टा या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। नाउ 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, फिर से कभी कभी ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आप जब जैसे लिखना स्टार्ट करोगे आप आरपीए के बारे में लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन आपको पूछा है कि क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं, तो आप ग्राउंड के साथ में जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो भी मेंशन कर दोगे। एंड आप क्या करोगे, 2.5 पेज के अंदर मान लीजिए कि आपको पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप दो पेज अगर आप सिर्फ डिस्क्वालीफाई क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर भर दोगे तो आपके पास सिर्फ आधा पेज बचेगा ये बताने के लिए कि रेमेडीज क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा डिवाइड कर लो कि 2 क्वेश्चन है, अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मतलब 6 नंबर इसके मिलने हैं मुझे और 6 नंबर इसके मिलने हैं मुझे, राइट। तो दोनों को डिवाइड करना है। अगर आप 6 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो एंड देन यू थिंक कि आपको 6 में से 2 या 2.5 नंबर क्यों मिले हैं 12 में से, देन यू आर थिंकिंग इट रॉन्ग, क्योंकि आपने अटेम्प्ट ही उतना ही करा है। एंड गिव इक्वल एम्फेसिस टू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। मतलब कभी कभी क्वेश्चन पे आपको पता चल जाएगा पढ़ के, जैसा प्रैक्टिस करोगे कि इस क्वेश्चन में मुझे ज्यादा एम्फेसिस देना है, इस क्वेश्चन में मुझे कम एम्फेसिस देना है। यू विल ऑटोमेटिकली नो इट विद द प्रैक्टिस। बट हियर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप दोनों क्वेश्चन को इक्वल वेटेज दो। नाउ रीड द क्वेश्चन। ऑन व्हाट ग्राउंड अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। कौन से ग्राउंड के अंतर्गत पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जिसको आपने चुना है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, राइट, उसको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ऑल्सो मेंशन रेमेडीज अवेलेबल टू सच पर्सन अगेंस्ट हिज डिस्क्वालिफिकेशन। कहीं पे भी एमपी या एमएलए का नाम लिया है क्या? नहीं लिया है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नाम बोला गया है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये प्री इलेक्शन, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, इलेक्शन होने से पहले की बात है ये, ठीक है। इलेक्शन होने के बाद आप जीत गए हो तब आप एमपी या एमएलए बनते हो। और दूसरा, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड है ये स्टेट या फिर पार्लियामेंट दोनों के लिए लागू होते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों की बात करेंगे। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द कंटेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है ये पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, इन दोनों के इलेक्शंस जो है उनमें क्या क्वालिफिकेशन एंड क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी मेंबर को, इसको देखता है। और उसके साथ ही में ऐसे इलेक्शंस के अंदर जो डिस्प्यूट होता है उसकी रेमेडीज कैसे दी जाएगी उसके बारे में भी बताता है। तो ये ओवरऑल एक छोटा सा यू कैन से कि समरी टाइप ऑफ थिंग है, इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट लेट्स कम टू के क्राइटेरिया क्या है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आरपीए 1951 में। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पे इलेक्शन ऑफेंस या करप्ट प्रैक्टिसेस फाइंड गई हैं कि आपने इलेक्शन को गलत तरीके से जीतने में, मान लीजिए आपने किसी इलेक्शन कमीशन को पैसे देने की कोशिश करी है, या फिर यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको पैसे खिलाने की कोशिश करी है, या फिर जो वोटर्स हैं उनको खरीदने की कोशिश करी है, तो ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आपको गिल्टी पाया जाएगा और वहां पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ अ पर्सन इज फाउंड टू बी गिल्टी इन एनी ऑफेंस दैट इज रिजल्टिंग इन, अगर आपको कम से कम 2 साल की जेल की सजा होती है, मतलब नॉट लेस देन 2 ईयर का मतलब क्या है कि कम से कम 2 साल, 2 साल से कम हुई तो अलग है, लेकिन अगर आपको 2 साल या उससे अधिक अगर आपको जेल हुई है ऐसे ऑफेंस में जिसमें आप गिल्टी पाए गए हो, देखो यहाँ पे 2 आता है। एक तो है कि आपके खिलाफ एफआरआई कराई गई है, ठीक है, और एक दूसरा हो सकता है कि आपको अक्यूज करा गया है किसी चीज के लिए, किसी मर्डर के लिए आप अक्यूज्ड हो। दूसरा होता है कि आपको
कोर्ट ने गिल्टी बोल दिया है, गिल्टी के अंडर आपको जेल हो गई है, इम्प्रिजनमेंट हो गई है 2 साल या उससे अधिक साल की, तो ऐसे के अंदर शी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम हर पोजीशन और वो अगले 6 साल तक वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट अगर डिटेंशन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। तो ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इट इज फाउंड गिल्टी और उसको 2 साल की सजा हो गई है, तभी जाके वो 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। फिर है कि अगर वो इलेक्शन एक्सपेंसेस उन्होंने विद इन द टाइम अगर लॉन्च नहीं करे, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस जितने होते हैं कि हमने इलेक्शन के प्रचार प्रसार के अंदर इतना खर्च करा है, उनका एक्सपेंस उनको इलेक्शन कमीशन को देना होता है। अगर इफ दे फेल टू लॉन्च एन अकाउंट तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फोर्थ है कि अगर उनका इंटरेस्ट किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क या सर्विस के अंदर, उसको बोलते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे कि आप याद करो जया बच्चन का एक बार एक ऐसा केस हुआ था, मुझे अभी रिसेंटली उनका याद आ रहा है, तो अगर ऐसा हो तो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। देन फिफ्थ है कि अगर वो किसी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट है या फिर अगर किसी भी कॉरपोरेशन जिसमें गवर्नमेंट का एटलीस्ट 25% शेयर है, उसमें अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अगर पोजीशन होल्ड करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन है। इसके अंदर वेरी सिंपल है कि यार अगर तुम कल को सरकार में जाओगे देन यू वुड ऑब्वियसली ट्राई टू ब्रिंग मोर बेनिफिट टू योर ओन कंपनी, जिसके आप डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट या फिर अगर आप वहाँ पे एक ऑफिस होल्ड पोजीशन होल्ड करते हो तो, और वो भी सरकार का एटलीस्ट 25% शेयर होना चाहिए। एंड अगर उनको सरकारी नौकरी से निकाला गया है करप्शन या डिसलॉयलिटी टू दी स्टेट में, तब भी वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अगर इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एम्यूनिटी, अगर दो ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़े करवाना, उनके बीच में रोष पैदा करवाना, या फिर ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी ऑल्सो कि आपने किसी को रिश्वत देने की कोशिश करी है, अगर ये सारे आप कन्विक्टेड हो इसके लिए तो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा। या फिर अगर आप बोलते हो, मतलब अपने भाषण के अंदर आप बोल रहे हो सोशल क्राइम, मतलब अगर आप सती, डाउरी, अनटचेबिलिटी को अगर आप भाषण में रखते हो या प्रैक्टिस करते हो खुद, देन ऑल्सो इट इज डिस्क्वालिफाइड। तो ये सारी डिस्क्वालिफिकेशंस इसके अंडर है। तो कौन सी हो गई? अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में ऑफिस होल्ड करते हो, दैट इज योर ऑफिस ऑफ देखो, आई एम रियली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दिस इज, आई समटाइम्स कॉल इट प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, बट दिस इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा अगर आप इलेक्टोरल ऑफेंसेस या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस या ब्राइबरी के अंडर आ रहे हो, तो भी अगर आप दो डिफरेंट ग्रुप के बीच में दुश्मनी करवा रहे हो, कम्युनल जो हमारी हार्मनी है अगर उसको ब्रेक कर रहे हो, अगर आईपीसी के अंडर इफ यू आर कन्विक्टेड अंडर सम क्राइम, अगर 2 साल की जेल, कम से कम 2 साल की जेल अगर आपको हुई है तो आप 6 साल तक नहीं इलेक्शन लड़ सकते, या फिर अगर आपने अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को नहीं डाला, तो नाउ दीज आर सम ग्राउंड्स जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन होता है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद रेमेडीज क्या है? सबसे पहले रेमेडीज तो है कि इलेक्शन कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ओनली एंड ओनली बाय एन इलेक्शन पिटिशन। ऐसे नहीं है कि मैंने न्यूज में दे दिया, मीडिया में दे दिया कि सर मेरे को तो देने नहीं दे रहे, नहीं, यू हैव टू ब्रिंग द इलेक्शन पिटिशन। और ये इलेक्शन पिटिशन कहाँ जाएगी? ये इलेक्शन पिटिशन जाती है हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ पे इसकी अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में। सीधी इलेक्शन पिटिशन आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, यू हैव टू गेट इट टू द हाई कोर्ट ओनली। हाई कोर्ट से अपील होके ये फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है, और दे एक्ट एज अ मैकेनिज्म ऑफ द ग्रीवियंस रिड्रेसल फॉर द अफेक्टेड पार्टी। फर्दर अगर कोई क्वेश्चन आता है वेर लेजिस्लेचर जो है, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनका क्वेश्चन उठा है और जो फाइनल अथॉरिटी है वो डिसाइड करने वाली, इट रेस्ट विद द प्रेसिडेंट एंड इट रेस्ट विद द गवर्नर इन केस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर के लिए अगर बात आती है तो फाइनल अथॉरिटी कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। और स्टेट के अंदर कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर। लेकिन ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एज यू नो कि अपने डिस्क्रिप्शन पे काम नहीं करते हैं, उनको एड एंड एडवाइस कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फाइनल यू कैन से कि इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सिविल कोर्ट का ये पावर दिया गया है, जिसके अंदर वो किसी को भी समन कर सकते हैं, किसी को भी अटेंड करने के लिए एनफोर्स कर सकते हैं, एविडेंस लाने के लिए बोल सकते हैं। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन के जो तथ्य हैं, जो फाइंडिंग्स है, उनके ऊपर जो उनका डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को बताया जाएगा, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर उनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। नाउ बिसाइड अ लेजिस्लेचर इज डिस्क्वालिफाइड, द इलेक्शन कमीशन को ऑल्सो दे हैव सर्टेन ग्राउंड्स जिसमें कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन वो दे कैन रिमूव एनी डिस्क्वालिफिकेशन की, ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हम निकाल सकते हैं, या फिर अगर डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड जो है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि 2 साल की जेल पे 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये है। तो ये इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है। बिसाइड
कि उसको कितना कम या ज्यादा करना है. नाउ वंस अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड ओनली आफ्टर कन्विक्शन फॉर हिज ऑफेंस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक गिल्टी नहीं होगा तब तक पनिशमेंट नहीं होगी, तब तक डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा. तो ये चीज है अ पर्सन. और ये पता है, ये आपने सुना होगा कि हमारे जो एमपीज एंड एमएलएज, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनमें अराउंड 30 to 40 35% आई थिंक इतना कुछ रेशियो है, 34% तक का कुछ शेयर है, who have allegations of being a criminal offender, right? क्रिमिनल ऑफेंडर के काफी सारे केसेस हैं, लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट मतलब this is like in the report you read so many things, and one of the things which I was reading while preparing this question was कि those people who have more power, right? मैं आपको ये मेरा total personal view है, this is completely my personal view, this is not into the answer and you need not to write into the answer also. ये सिर्फ हम discussion कर रहे हैं यहाँ पे. See, when you have the power, so पावर दो तीन चीज़ों से मिलती है. ईदर यू क्रैक एन एग्जाम और यू बिकम ए सिविल सर्वेंट और यू बिकम एन ऑफिशियल, या फिर आपको पावर दूसरी जगह से मिलती है कि यू बिकम एन एमपी और यू बिकम एन एमएलए, राइट? या फिर तीसरी पावर आपको मिलती है व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ मनी और व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ मसल, राइट? And by muscle, I mean, I'm talking about a little bit of Mirzapur here. So those people who have a lot of power, उनको हमेशा ये जो पावर रन करते हैं, इनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग होते हैं जो इनको पावर में नहीं देखना चाहते. As you must have seen in too many movies and serials also. तो they have money, right? They have arms and they have muscles also. So ये जो मनी है ना, ये मनी चाहिए होती है इलेक्शन के लिए, राइट? और इलेक्शन के लिए चाहिए होता है सपोर्ट. तो ये मेरे को मतलब जब मिर्जापुर देखी थी ना मैंने, तो मिर्जापुर मुझे बड़ी सटीक लगी थी कि sometimes it just feels so real. Anyhow, मैं अपनी ज़्यादा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे नहीं दूंगी. Anyhow, so government must implement the 244th Law Commission report यहाँ पे, जहाँ पे जो decriminalization of politics की हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स को decriminalize करना चाहिए, जो क्रिमिनल ऑफेंडर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस. पर पता है इसमें फिर डबल एज सॉर्ड है कि कोई किसी पे गलत एलिगेशन भी लगा सकता है, या फिर ऐसा होना चाहिए कि जिन पे इस तरीके के क्रिमिनल एलिगेशन से मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं, पर्टिकुलरली वेरी सीरियस क्राइम चार्जेस लगे हुए हैं, उनको फास्ट ट्रैक के अंदर पहले उनको कोर्ट को डिसीजन देना चाहिए. देन ओनली दे शुड कम इनटू द इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स. Election is the lifeblood of our democracy, right? We choose the government to the people, for the people, by the people. So ऐसे के अंदर अगर एक बहुत ही रॉबस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर टाइमली, देखो हर चीज़ ना डायनेमिक होती है, जो आज है उससे 10 साल पहले वैसा नहीं था, 10 साल बाद वैसा नहीं रहेगा. तो सिमिलरली द वोटर्स एटीट्यूड ऑल्सो चेंज, द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो चेंज. तो ऐसे के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी काफ़ी डायनामिक रहना चाहिए. दे ऑल्सो नीड सम टाइमली रिफॉर्म्स बिकॉज the society is changing, and so the strong view of the judiciary can also help कि जो free and fair election होता है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की एक इमेज बनी हुई है, वो किसी भी हाल में डेंट नहीं होनी चाहिए, because that is the basic structure, that is the basic core of our constitution. इसी के ऊपर तो अपनी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी टिकी हुई है. तो ये सब चीज़ें आप रिकमेंडेशन में लिख सकते हो, जैसे कि लॉ कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है, इन सबको आप कंक्लूजन में लिखा करो. रिपोर्ट्स हो गई, पुंची कमीशन हो गया, सरकारिया कमीशन हो गया, लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो गई, या फिर कोई दूसरी रिपोर्ट अगर आप पढ़ते हो तो उन सारी रिपोर्ट्स को एक ना A4 शीट में लिखते जाओ. उसमें आपको आप एट दी एंड देखोगे कि आपको कंक्लूजन में आंसर में लिखने के लिए काफ़ी सारे अच्छा फॉर्डर मटीरियल तैयार हो जाएगा. वेल दैट वाज इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही, प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट था. आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई करते हैं और क्या उनकी रेमेडीज अवेलेबल रहती हैं. वेल दिस वाज इट. अपना ध्यान रखिए और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. एटलीस्ट 4-5 लीटर दिन में पानी पीजिए. याद रख के पानी पीजिए कि मुझे पानी पीना है, रिमाइंडर डाल लीजिए. डू सम मेडिटेशन, डू सम योगा. कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर सेल्फ फिट, कीप योर सेल्फ हैप्पी. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट. जय हिंद.